हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। पेडागोजी सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिसर्च मेथड्स रहेगा कि हाउ मेनी रिसर्च मेथड्स और टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें पेडागोजी अगर 20 से 30 नंबर के लिए आती है तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके बेटर मार्क्स लाने में आपकी मदद करेगी। आज का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कितने रिसर्च मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च मेथड की। कितने टाइप ऑफ रिसर्च मेथड होते हैं साइकोलॉजी में? 3 टाइप ऑफ रिसर्च मेथड होते हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव होता है, एक एक्सपेरिमेंटल होता है और एक होता है कोरिलेशनल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड की। ये ओल्ड मेथड है। अब इसके भी डिस्क्रिप्टिव मेथड, जैसे इसका नाम लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना। ये टाइम टेकिंग मेथड है और ये बहुत लंबा मेथड है। इसके भी कुछ टूल्स होते हैं, मतलब किन किन टूल्स का यूज़ करते हैं हम इस मेथड को अपना रिजल्ट निकालते हैं। रिसर्च करना मतलब कि किसी भी चीज़ पर डीप स्टडी करना, उसे हम कहते हैं रिसर्च। ठीक है, जितना भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट करना, उन्हें कोई रिजल्ट देना हो तो उसके लिए क्या यूज़ होते हैं? रिसर्च मेथड्स यूज होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का हम ऑब्ज़र्व करें, किसी भी चीज़ को हम अवलोकन करें काफ़ी टाइम तक या लंबे टाइम तक, या कुछ हरकतों को नोटिस करें, कुछ एक्टिविटीज़ को नोटिस करें, ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा जो है वो स्कूल में कितना पढ़ रहा है, कितना होमवर्क करके ला रहा है। तो ऑब्जर्वेशन इसे बोलते हैं। या फिर बच्चा क्लास में टेंशन दे रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर किसी भी सोशल एक्सपेरिमेंट में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हम कितने लोग किस चीज़ के लिए कितना पॉजिटिवली आंसर दे रहे हैं, कितना नेगेटिवली आंसर दे रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर्मल ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती है, जिनमें प्लानिंग भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है। कि हम प्लान करते हैं कि हमने ये एक्टिविटी ऐसे करनी है और फिर हम उस पर सबके जो रिजल्ट है वो ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको हम रिकॉर्ड बनाएंगे। जैसे कि क्लास टेस्ट होता है, जो क्लास टेस्ट होता है वो प्लानिंग के अंडर होता है। टीचर प्लान करता है कि मैं टेस्ट लूँगा और उसका जो रिकॉर्ड है वो इंटरनल टेस्ट के रूप में या फिर यूनिट टेस्ट के रूप में उनके जो मार्क्स है वो फाइनल टेस्ट में रिकॉर्ड करता है। इनफॉर्मल क्या होता है कि या तो उसमें प्लानिंग ना हो या उसमें रिकॉर्ड ना हो या फिर दोनों ही चीज़ें ना हो। टीचर ने देखा कि जो बच्चा है वो स्कूल में अटेंशन नहीं दे रहा है, तो स्कूल में अटेंशन नहीं दे रहा है और उसने इस चीज़ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मैं उस बच्चे को नोटिस करूँगा या नहीं करूँगा, और ना ही वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। या फिर होता है कि स्टूडेंट के लिए जो है सरप्राइज टेस्ट कर दे, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, ना कोई रिकॉर्ड था। इसी तरह अगर प्लानिंग भी ना हो, रिकॉर्ड भी ना हो, तो उसे इनफॉर्मल कहते हैं। उसके बाद आता है सेकंड टूल, इंटरव्यू। अच्छा, ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन की जो खामियां है, जो डिसएडवांटेज, वो क्या है कि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऑब्जर्व करने में बहुत टाइम लगता है। हम एक बार के ही ऑब्जर्वेशन से ये नहीं निकाल सकते कि ये बच्चा अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है। हमें कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना पड़ता है, 1 मंथ, 2 मंथ, या फिर 1 पीरियड, 2 पीरियड, सिर्फ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब अगर एक टीचर ऑब्जर्व कर रहा है एक स्टूडेंट को, वो तो एक बार में एक ही बच्चे को ऑब्जर्व अच्छे से कर सकता है, मैक्सिमम 3 से 4 या 10 स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये 3 या 4 स्टूडेंट के लिए ही अप्लीकेबल है। लेकिन इसकी गुड एडवांटेजेस क्या है कि जो नोट बायस्ड है, ये बायस्ड नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें हम बायसनेस नहीं आती, निष्पक्ष होता है। उसके बाद होता है कि रिजल्ट गुड, यह जो है गुड रिजल्ट देता है क्योंकि डीपली स्टडी की हुई होती है उस पर। उसके बाद आता है सेकंड टूल जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड का, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, जैसे कि अब अगर आप केवीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है रिटर्न होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। किसी कंपनी में आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू क्या होता है? डायरेक्ट टू द पॉइंट होता है कि इंटरव्यू ही किसे कहता है? जो इंटरव्यू देने जा रहा है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू का डायरेक्ट टू द पॉइंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर स्टडी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछता है। तो डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर आप इंटरव्यूअर ने किसी का इंटरव्यू लिया और कोई क्वेश्चन पूछा, तो इंटरव्यू ने कोई जवाब दिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हो कि इसका भी जवाब दो।
फिक्स्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये क्या है कि नॉट पॉसिबल एट द लार्ज स्केल, इसमें क्या है कि लार्ज स्केल पर पॉसिबल नहीं है। ऑब्जर्वेशन टाइम टेकिंग था, लेकिन इंटरव्यू भी टाइम टेकिंग है, लेकिन लेस देन ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में महीनों साल लग सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कम टाइम लगता है। मैक्सिमम क्या है, एक इंटरव्यू में 30 मिनट लग सकती है, 15 20 10 मिनट, कितना मिनट का भी हो सकता है, पर ये लार्ज स्केल में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 10,000 बच्चों का अगर इंटरव्यू लेना है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या है, इसकी फेकनेस नहीं आती, सॉरी, इसकी जो डिसएडवांटेज क्या है, फेकनेस है कि तैयार होके आ सकता है, कि अपना फेक रिजल्ट दिखा सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चनेयर। थर्ड टूल जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, वो है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए, एक फॉर्म बना दिया क्वेश्चनेयर का, क्वेश्चन का 10 या 15 20 क्वेश्चन जितने आपने पूछने हैं, उनको आपने किसी साइट पर अपलोड कर दिया या अपने ऐप पर अपलोड कर दिया, फिर बच्चों को फॉर्म में फिल करके दे दिए। उसका क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो सब टिक आंसर दे देंगे, आंसर कर देंगे 1 लाइन 2 लाइन जितना उनको आंसर देना होगा। तो ये लार्ज स्केल सर्वे है, लार्ज स्केल पे हम सर्वे कर सकते हैं। एक ही, अगर आपने अभी कोई क्वेश्चन पेपर अपलोड किया साइट पे और लोगों से आंसर मांगे, तो 10 मिनट में 15 मिनट में लाखों हज़ारों बच्चों के भी आंसर आ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको पूरे स्कूल का के लिए कोई सर्वे करना है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है मैनेजमेंट में, तो ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये लार्ज स्केल सर्वे है, पर ये फ्लेक्सिबल नहीं है। आपने अगर एक बार जो क्वेश्चन टाइप कर दिया वो टाइप कर दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो ये लेस टाइम टेकन है इंटरव्यू से और ऑब्जर्वेशन से। उसके बाद आती है फोर्थ टूल जो हमारे पास, क्या है, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है कि टू हुज कलेक्ट ह्यूज इन्फॉर्मेशन कैनॉट फाइंड हाउ मच। देखो, जैसे क्वेश्चनेयर था, क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन होने के बाद आंसर दिए जाते हैं। चेकलिस्ट में क्या होता है कि आपको टिक लगाना होता है, डू यू लाइक द स्कूल, यस और नो, टिक भरना है। डू यू लाइक द टीचर, टिक यस और नो। हाउ मैनी स्टूडेंट इन देयर, सॉरी, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उसमें टिक का आंसर होता है, लेकिन हम ये नहीं निकाल सकते कि कितना। अगर आप टीचर ने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा है, उसको रिपोर्ट कार्ड बनाना है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, खेल में अच्छा है। उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, अच्छी है बुरी है, तो यस और नो का 2 कॉलम होती है। अगर अच्छा है तो यस और बुरा है तो रोंग, गलत है तो रोंग। लेकिन इसमें ये नहीं बता सकते कि बच्चा कितना अच्छा है पढ़ाई में या कितना एक्टिविटीज़ में अच्छा है, उसमें रेटिंग नहीं होती। तो ये होता है चेकलिस्ट। अब टूल्स का क्या होता है कि कोई भी जो टूल है, कोई भी एक टूल गुड रिजल्ट नहीं देता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको 2 या 3 टूल मिनिमम यूज़ करने होते हैं एक अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए और कम टाइम में। उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ टूल जो है वो क्या है, रेटिंग स्केल। जैसे कि चेकलिस्ट में क्या था कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, यस और नो। लेकिन रेटिंग स्केल में क्या है, हमारे पास 5 ऑप्शन है, 0 1 2 3 4 तक। 0 वेरी बैड, फिर एवरेज, फिर गुड और वेरी गुड। आप इसमें बच्चों को रेट्स कर सकते हैं कि जब बच्चा कितना गुड है तो मतलब 3 मार्क्स। बच्चे का जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, क्लासरूम के बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, वो कितनी है, एवरेज है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे 2। तो रेटिंग स्केल में क्या है, हम बता सकते हैं कि वी कैन फाइंड हाउ मच गुड और हाउ मच बैड। उसके बाद आती है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है, किसी भी केस की स्टडी करना, डीप स्टडी करना, किसी भी उसको हम बोलते हैं इन केस स्टडी, मतलब इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की हमें इन डेप्थ, उसकी गहराई के बारे में, उसकी अच्छाई बुराई खामियां सब कुछ पता लगाना कहते हैं इन डेप्थ स्टडी। अब केस स्टडी, एक केस स्टडी होगा, एक पोर्टफोलियो होगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। पोर्टफोलियो क्या होता है, एवरी पर्सन के लिए होता है, मतलब अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो टीचर को 30 के 30 बच्चों के लिए पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। लेकिन केस स्टडी में क्या होता है, स्पेशल केस आते हैं, स्पेशल केस के ओनली फॉर स्पेशल केस स्टडी यूज़ होता है। अब स्पेशल केस कौन होता है, कोई विकलांग भी हो सकता है, स्कूल में रोज़ लेट आने वाला बच्चा भी केस स्टडी में आ सकता है, कभी होमवर्क नहीं करने वाला बच्चा भी स्पेशल केस हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है 7th टूल, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, देखो, रिसर्च और एक्शन दो, एक्शन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। अब देखो, एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्शन रिसर्च का मतलब क्या है कि किसी भी खामी को पूरा करने के लिए लिया गया एक्शन, उसे हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। अब अदर फील्ड में अगर हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन में अगर हमें एक्शन रिसर्च करनी है तो उसके लिए वर्ड एक्शन रिसर्च, और अदर्स फील्ड में है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्शन रिसर्च क्या है, इसका लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप क्या है कि सिर्फ और सिर्फ
एजुकेशन में यूज होती है। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है। उसके बाद आती है कि ये रेमेडीज़ देने के लिए है और ओनली टीचर कैन डू इट। ओनली टीचर कैन डू इट्स मीन्स एजुकेशन में है तो टीचर्स ही करेंगे कि एक्शन रिसर्च करेंगे बच्चों पर, ठीक है। और रेमेडी देती है ये इमीडिएट जो है, इमीडिएट प्रॉब्लम की सॉल्विंग के लिए एक्शन रिसर्च हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन, उसके बाद जो हमारे पास रिसर्च